नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। और आज हम बात करेंगे बैंकिंग से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। कानूनी जानकारी इस विषय पर देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। उदित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, तो उदित जी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इस पूरे विषय पर जानकारी देंगे, कानूनी पहलू को समझाने की कोशिश करेंगे। और इस बीच अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। दरअसल नंबर हमारे हैं 012061279327 पर कॉल करिए, या फिर 012061279338 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, अपनी राय, अपने अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और विस्तार से जानकारी देंगे उदित गुप्ता जी। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बैंकिंग से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। उदय जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसका मोटिव है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। और ये बैंकिंग क्षेत्र को कैसे नियंत्रित करता है। देखिए जी, दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि ये वाला जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, हम्म इसको क्यों लाया गया। हम्म। सबसे बड़ी चीज जो इसको लाया गया था वो बैंकिंग की जो हमारी डेफिनेशन थी, एक उसको कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए लाया गया कि क्या चीजें उसमें इंक्लूड होंगी, क्या चीजें नहीं इंक्लूड होंगी, कैसे होगा। पहली सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ये थी। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी ये थी कि जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंक्स को लाइसेंस कैसे देगा, वो लाइसेंस को कैसे रेगुलेट करेगा, और उन लाइसेंस को देने के बाद उन पे वॉच कैसे रखेगा, यानी कैसे क्या प्रोसेसेस रहेंगे, क्या कम्युनिकेशन रहेंगे, कैसे इनके आपस में डीलिंग्स होती हैं, सब चीजें देखने के लिए। तीसरी चीज, एक बार लाइसेंस देने के बाद, जैसे मैंने भी आपके दर्शकों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मॉनिटरिंग है, ये सारी चीजें बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक रेगुलेशन है, वो सब चीजें आरबीआई कैसे करेगा, मॉनिटर करेगा, हाँ हाँ। वो सब चीजें लेने का हुआ। और इसमें ये भी है कि जो आरबीआई की पावर्स है, जो आरबीआई की पावर्स है इस चीज को करने के लिए, वो चीज देखने के लिए ये वाला जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, ये कुछ फीचर्स थे जो बिल के जो लाए गए, जो स्टैट्यूट में भी दिए गए। जब ये स्टैट्यूट लाया गया तो ये बिल जब प्रेजेंट हुआ तो ये किस वजह से हुआ, इनकी वजह क्या थी, ये सब चीजें मैंने एक बड़े शॉर्ट, एक समराइज फॉर्मेट में आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। जी, ठीक है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग जो है अपनी कंपनी की परिभाषा क्या रहती है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा बताइए सर। और इसके लिए आवश्यकताएं क्या है, क्या ज़रूरतें हैं इसके लिए। एक चीज आपके दर्शकों को और बताऊंगा मैं, जब ये एक्ट लाने की वजह जो आपकी बिल में जैसे मैंने बताई, अब इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से लाने से होगा क्या, ये भी जरूरत समझने की आपके दर्शकों। एक तो जी रेगुलेट हो गए बैंकिंग के काम। दूसरी चीज इसमें है जो स्टेबिलिटी है हमारी बैंकिंग सेक्टर की और बैंक्स की, वो चीजें होंगी। ठीक है जी। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक के पास, जो पैसा जमा कराते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। और प्लस जो लाइसेंस रेगुलेट करने के लिए है, मैनेजमेंट है और ऑपरेशन ऑफ बैंक्स है, ये सब चीजें करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया। अब मैं आता हूँ डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी पे। जी। जो कंपनी बैंकिंग का काम जो एक्ट में दिया गया है, जो स्टैट्यूट में दिया गया है, जो कंपनी बैंकिंग का काम करेगी वो एक बैंकिंग कंपनी कहलाएगी। ये हमारा स्टैट्यूट ही कहता है। हाँ अब हाँ। आपके दर्शकों को समझना जरूरी है कि बैंकिंग कंपनी को मतलब हो गया जो बैंकिंग का काम कर रहे हैं, जी लेकिन जी। एक्चुअली में बैंकिंग का काम होता क्या है एज पर स्टैट्यूट, वो भी आपके दर्शकों को मैं समझा देता हूँ। जो स्टैट्यूट में दिया गया है, एक्ट में दिया गया है, बैंकिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, यानी आप डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, यानी आप किसी सॉरी आप पब्लिक से पैसा लेते हैं फॉर एज डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ
लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट जो रीपेबल ऑन डिमांड है हम्म। और विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदर फंड, यानी आप जो पब्लिक से पैसा लेंगे वो पैसा आप लेंड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, और जो जिसका पैसा है, जिसने डिपॉजिट किया है, उसका रीपेबल ऑन डिमांड में, यानी जब वो पैसा मांगे तो मिल जाए, और या वो चेक से, ड्राफ्ट से, ऑर्डर से, अदरवाइज से वो विड्रॉल हो। तो आपके दर्शकों मैंने समझाया, बैंकिंग कंपनी वो कंपनी है जो बैंकिंग का काम करती है, और बैंकिंग का मतलब, यानी कंपनी में जो बैंकिंग का वर्ड है, बैंकिंग का क्या मतलब है, वो जो स्टैट्यूट पे दिया हुआ है वो भी मैंने आपके दर्शकों को समझा दिया कि वो है कि वो बैंकिंग का मतलब ये है कि आप पब्लिक से डिपॉजिट ऑफ मनी लेंगे जी। फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, जो आप रीपेबल ऑन डिमांड होगी, या आप चेक से या उन चीजों से विड्रॉ कर सकते हैं। अब जी। देखिए, जहां तक कि रिक्वायरमेंट की सवाल है एक बैंकिंग के लिए, तो आपके दर्शकों को समझा दूं कि लाइसेंस जो देने वाला है बैंक्स के लिए वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो बैंक देना जो लाइसेंस देते हैं वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो इसी स्टैट्यूट में सेक्शन 22 में दिया गया है कि आरबीआई क्या क्या चीजें देखेगी या क्या क्या चीजें एनालाइज करेगी जब आप एक तरह से बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज जो जो आरबीआई देखती है वो ये देखती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, जो बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, और वो हो रही है तो कैसे हो रही है, पहली चीज है, सबसे जरूरी चीज। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी चीज है, जो मैनेजमेंट है, आप जो मैनेजमेंट प्रपोज करेंगे एक बैंकिंग कंपनी के लिए, उनकी मैनेजमेंट की जो डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या जो भी हैं, उनकी क्या पोजीशन है, और वो जो स्टैंडिंग है वो क्या है, उनकी प्रोफेशनलिज्म है क्या, उनकी कैपेबिलिटी है, ये सभी बैंक्स एनालाइज करती है। तीसरी चीज यानी कि कैरेक्टर प्रपोज मैनेजमेंट का जो है वो एनालाइज करती है। तीसरी चीज जो है, जो कंपनी के अफेयर चलेंगे, जो बैंकिंग कंपनी के अफेयर चलेंगे, वो ऐसे नहीं चलने चाहिए कि वो कुछ भी डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, यानी जो जो अफेयर चलाएंगे, जो कंपनी चलाएंगे, उनका जो वो अफेयर चलाएंगे वो डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नहीं होना चाहिए। प्लस मैंने आपको बताया कि ये इनका ये एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और पब्लिक जो इंटरेस्ट है, जो पब्लिक का इंटरेस्ट पैरामाउंट होता है, वो सर्व होना चाहिए इन चीजों से। मैंने अभी जैसे आपको बताया 3-4 चीजें हैं लाइसेंस देने के लिए। एक कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो मीट होनी चाहिए, जो अफेयर्स जो चलेंगे, जो बैंकिंग चलेंगे वो डेट्रीमेंटल नहीं चलने चाहिए। तीसरी चीज, जो मैनेजमेंट प्रपोज है, वो प्रपोज मैनेजमेंट की क्या पोजीशन है, क्या प्रोफेशनलिज्म है, उनका कैरेक्टर कैसा, क्या सारी चीज, जनरल कैरेक्टर जो होगा प्रपोज मैनेजमेंट का वो है, और जो इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो देखना चाहिए, और ये सारा काम पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। और ये भी चीज जरूरी है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर इसलिए देखते हैं ताकि अगर कल को नहीं चला पाए, नहीं चल पाए, तो जो डिपॉजिटर्स हैं जिनका पैसा जमा है, उनका पैसा ये कैसे वापस करते हैं, कैसी चीजें, तो सारी चीजें वो एनालाइज करके ही आरबीआई अब सारी चीजें करके, इंस्पेक्शन करके, सब चीजें करके तो ही लाइसेंस। तो ये रिक्वायरमेंट्स एक संक्षेप में आपके दर्शकों को मैंने समझा। जी, ठीक है। ये बताइए कि बैंकिंग विनियमन के तहत बैंकों के लिए पूंजी की आवश्यकताएं क्या है और इसके अनुपालन की प्रक्रियाएं क्या है? देखिए जी, मैंने आपको बताया एक मिनिमम कैपिटल स्ट्रक्चर दिया गया है, वो मिनिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लाई करना पड़ता है। कैसा लाइसेंस है, क्या है, वो सब चीजें देखी जानी होती है, और उसपे कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब वही मैंने जैसे आपके दर्शकों को अभी समझाया कि ये जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है बैंकिंग लाइसेंस के लिए, इसमें ये कैपिटल स्ट्रक्चर मीट होना चाहिए, इसका ही प्रोसेस है वो कंप्लाई करना जरूरी है, ये एप्लीकेशंस भरनी जरूरी है, उन चीजों में ये सारी डिटेल जो भी अभी मैंने बताई आपको, वो सब चीजें भरी जाती हैं, वो सब चीजें एनालाइज होती हैं, और उन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद ही आज की डेट में ये जो सारी चीजें मिलती हैं, ये सब चीजें देखने के बाद, ये सब चीजें रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद ही सारी चीजें हो। सो कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, जो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे कैसा है, क्या है, उस पर डिपेंड करके सारी। ठीक है। ये बताइए कि बैंकिंग विनियमन के तहत बैंकों के लिए लेखा परीक्षा और वित्तीय रिपोर्टिंग की क्या आवश्यकताएं रहती हैं? देखिए जी, मैंने अभी आपके दर्शकों को जैसे बताया कि ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, ये एक वजह से लाया गया था कि जो आरबीआई है
वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सके, उसको रेगुलेट करे, उसके ऑपरेशंस को देखे। सो ये आरबीआई जैसे बैंक्स है, सारी चीजें, तो ये जो रेगुलेट करने की पावर है, ये सब चीजें आरबीआई देखती है। अब इनको ऑन रेगुलर बेसिस ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बैंक्स के डिपॉजिट्स है, इनका कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, इनकी ये जो प्रमोटर चला रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, ये इनकी क्या कैसे चला रहे हैं, डिपॉजिट से दे पा रहे हैं, ये सब चीजें आरबीआई मॉनिटर करती है ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये बैंक्स को मॉनिटर बैंक से मॉनिटर करती है। तो ये सारी चीजें जो करा जाता है वो आरबीआई के थ्रू करा जाता है। रेगुलरली आरबीआई करती है। बुक्स ऑफ अकाउंट तो आप पता ही मेंटेन तो करना ही पड़ता है, तो उनकी इंस्पेक्शन भी आरबीआई रेगुलर बेसिस पे करती है। जी, बैंकिंग से जुड़ी हुई हम कर रहे हैं, कानूनी जानकारी दे रहे हैं उदित गुप्ता जी। उदित जी, देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले तो आपने बहुत सारी जानकारी दी, हालांकि मैं चाहती हूँ कि उन्हीं जानकारियों को और विस्तार से आगे बताया जाए, इसलिए मैं वो सवाल आपसे दोबारा भी कर रही हूँ। लेकिन सवाल ये है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन के लिए क्या आवश्यकताएं होती है, इसको विस्तार से बताएं। देखिए, इस सवाल के जवाब से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। जो बैंक्स होते हैं, बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो आरबीआई के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको बनानी है, उसको ऑडिट कराना पड़ता है और वो बैंक्स को रेगुलरली सबमिट करना पड़ता है आरबीआई। तो ये सब इसलिए जरूरी है कि जो इस सवाल का जवाब है वो इस पे भी डिपेंड करेगा। देखिए, जो इनकी बैंक्स की मैनेजमेंट होती है, इनके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? बैंक को चलाना और ये करना कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो लाइसेंसिंग की ये दिए गए हैं, वो सब चीजें एक उनको कंडीशंस को कंप्लाई कर। जी जी। तो जो मैंने आपके दर्शकों को शुरू में भी समझाया कि जो जैसे जो भी हमारा मैनेजमेंट है, उसका जो एक पहले आरबीआई असेस करती है, तो वो सब चीजें असेस करने का, तो वो जो इनका एक सिस्टम है वो मेंटेन करना उस मैनेजमेंट को। हाँ, और इसको बैंक्स को इंश्योर करना कि ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करना, जो लीगली चलना, कोई लॉ को इन्फ्रिंज नहीं करना, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट मेंटेन करना, अपना एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक रखना ताकि कोई ऐसा रिस्क नहीं हो, इसको कंटिन्यूस रिव्यू करना सिस्टम्स को। प्लस जो अभी आपके दर्शकों को मैंने समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो देना है, वो सब चीजें बहुत जरूरी है। तो एक ये जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता है बैंक्स में, तो ये सब चीजें एज पर ये सब जरूरी होती है देखना, और इसको कैसे मेंटेन करके चलाना है। इनके लाइसेंसिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैपिटल स्ट्रक्चर बिलो रिक्वायरमेंट कभी नहीं जाना चाहिए, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट पैरामाउंट देखना चाहिए, डिपॉजिटर्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी है, ऑडिटर्स अपॉइंट करवाने, वो ऑडिट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। प्लस एक रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, प्लस ऑडिट्स मैंने जैसे आपको बताया ये सब होना चाहिए। कंप्लायंसेस बहुत मैंडेटरी हैं, कंप्लायंस को नहीं वॉयलेट करना चाहिए, गाइडलाइंस को, रिक्वायरमेंट्स को सब फुलफिल करना चाहिए जी। तो ये सब चीजें इन जनरल एक बैंकिंग कंपनी चलाने के लिए मैनेजमेंट को देखना। जैसे मैंने बताया अभी, रिक्वायरमेंट में सबसे पहली चीज आरबीआई लाइसेंस देने के टाइम भी ये एक जनरल असेसमेंट ऑफ जनरल एक जैसे एक्ट में दिया गया है, वो सब देखती है। तो वो सब चीजें बहुत जरूरी है करना, मैनेजमेंट को देखना चीजें। और डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट तो जैसे मैंने आपके दर्शकों को बताया, मैरा ये बताइए कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण आवश्यकताएं क्या है? देखिए जी, ये सारी चीजें वही है जैसे मैंने आपके दर्शकों को बताया कि एक इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, एक रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल, कंटिन्यूस कंप्लायंस ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस, नो वायलेशन ऑफ कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स की सारी चीजें, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एक जो मेंटेनेंस मिनिमम होना चाहिए उसको मेंटेन करना है, कंप्लायंसेस बहुत जरूरी है, वायलेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी लॉ की, कंप्लायंस सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए,
ऑडिट्स होने चाहिए, रेगुलर ऑडिट्स हैं। ये सब चीजें एक समराइज्ड वे में समझाने की कोशिश है आपके दर्शकों की कि ये सब चीजें एक बैंक के रेगुलेशंस के लिए और ये जरूरी हैं। और अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज इसमें से जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट नहीं करता या कोई वॉल्यूशन है, देन अंडर लॉ जो भी एक्शन आरबीआई लेती है वो लेगी एज पर लॉ, पेनल्टी भी लगा सकती है। जो भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिया हुआ है वो सब चीजें वो लोग अंडर एक्शन लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाइसेंस ग्रांट जी। की, ऑपरेशन की, मेंटेनेंस की, ये सब चीजें होना जरूरी है, मेंटेन करना जरूरी है, चलाना जरूरी है, और कंप्लायंसेस बहुत जरूरी है, गाइडलाइंस को मेंटेन करना जरूरी है। जी, ये बताइए कि इस अधिनियम के तहत बैंकों के लिए क्या ग्राहक संरक्षण और गोपनीयता आवश्यकताएं हैं? देखिए जी, ये सारी चीजें एक्ट में है, ये हाँ। सब चीजें दी हुई हैं। हाँ। एक तरीके से मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट जो है, ये रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी पड़ती है बैंक को। आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, कंडीशंस लेट डाउन है, रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। जो जो भी चीजें आरबीआई देता है बैंकिंग को, वो बैंक को कंप्लाई करना बहुत आवश्यकता है, और वो नहीं करती है तो उसके अंडर जो उनको वो पेनल्टी है, एक्शन है, वो सब चीजें वो लेते। तो वो सारी चीजें आरबीआई गाइडलाइंस, कंडीशंस, रिक्वायरमेंट वो देता रहता है, वो सब सारी चीजें ठीक चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदित गुप्ता जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।